ओके। तो सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप है एक। तो उस लूप में क्या होता है कि उस लूप का ये मैग्नेटिक फील्ड था कि एक लूप थी, ये क्या था कि एक कोई करंट कैरिंग लूप थी, ये वाली लूप, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा था। तो उसके एक्सिस पे उसके रेडियस आर थे, तो ये उसके एक्सिस थे, और उस एक्सिस पे कोई एक एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी था, एक्स डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ही होता था, वो मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस था, हमने देखा था वाई कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाते थे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड था आपका अलोंग द एक्सिस ही आता था, और वो मैग्नेटिक फील्ड था B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 था। अब x के कंपेयर में x, जब x वेरी वेरी ग्रेटर देन r होगा, r के कंपेयर में बहुत, तो विल इग्नोर r इन कंपेयर टू x। तो क्या होगा, ये r इग्नोर कर दिया हमने, तो x रेज टू 3/2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब रहेगा नीचे आपके। ओके, so only you will have x cube in denominator, क्योंकि हमें इस लूप को एक मैग्नेटिक लूप बनानी है, इसलिए वी आर डूइंग, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब हो जाएगा। ओके, नोट दैट द एरिया ऑफ अ लूप, अब लूप का एरिया कितना होगा, तो उसकी रेडियस आर है, तो यू विल गेट एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके, सो हम नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई बाय पाई करते हैं। तो अगर ऊपर पाई मल्टीप्लाई किया लाइक दिस, दे आर डूइंग सम स्टेप्स हियर, यहाँ पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय पाई कर दिए। ओके, तो ये पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा ए स्क्वायर। सो वी विल रिप्लेस पाई आर स्क्वायर बाय ए एंड नीचे पाई बच जाएगा, सो दिस पाई इज हियर। ओके, तो सिंपल से स्टेप से नाउ वी नो दैट आई इंटू ए इज नथिंग बट मैग्नेटिक मूवमेंट। अभी कल ही हमने पढ़ा था कि आई इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। सो वी कैन रिप्लेस आई ए बाय वेक्टर एम। Okay, so for simplification, we will write here only m. So mu zero m upon 2 pi x cube. Okay, 2 pi x cube हो गया. Now we are multiplying above and below 2. 2 क्यों मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमें 4 पाई चाहिए नीचे। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलता है कि नीचे 4 पाई होना चाहिए, तो वी आर मल्टीप्लाइंग 2 in numerator and denominator, so we will get this equation mu 0 upon 4 pi 2m upon x cube. ओके, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड टर्म है, इसलिए हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। The expression of equation 4.31a, ये वाला expression is similar to the expression obtained earlier for the electric field of a dipole. तो डाइपोल के इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए हमने वही इक्वेशन डिराइव किया था, सिर्फ क्या था, यहाँ पे म्यू जीरो तो वहां पे 1/एप्सिलॉन था, वहां पे डाइपोल मूवमेंट थी, इसलिए वेक्टर p था, यहाँ पे हमने वेक्टर m लिया क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो डाइपोल मूवमेंट थी। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b की जगह पे e, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था e, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। So we'll replace all these terms. So we'll get here vector E, vector B की जगह पे vector E, 2 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे म्यू जीरो की जगह पे वहां पे 1/एप्सिलॉन जीरो था, so it will be like this 4 pi epsilon 0 2 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वेक्टर m है, यहाँ पे वेक्टर PE है और x क्यूब है। So both the equations are similar in some of the terms. सिर्फ क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन था और ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, दोनों सेम है इक्वेशन, सिर्फ क्या है उनके रिस्पेक्टिव टर्म्स चेंज है। लाइक मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट होगी। मैग्नेटिक फील्ड में जो काम म्यू जीरो करता है वही काम इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/एप्सिलॉन जीरो करता है। सो वी विल गेट दिस इक्वेशन। सो सिमिलर वे, अब ये कौन सा फील्ड था, तो ये एक्सियल फील्ड था कि अगर डायपोल हुआ उसके एक्स पे कोई पॉइंट है, उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला। So which is precisely the field for electrical dipole at a point of its axis considered in a chapter 1. So it can be drawn that above analogy can be carried further. So we had found in a chapter 1 that the electrical field on the perpendicular bisector of the dipole is given by. अब ये तो एक्सियल फील्ड था, तो अब डाइपोल के मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा डाइपोल का, तो उस पे क्या होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो उसके लिए फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला सिर्फ इतना डिफरेंस था कि यहाँ पे 2 आता है एक्सियल फील्ड में, और जो परपेंडिकुलर फील्ड होता है उसमें सिर्फ p आता है, देयर इज नो 2। सो सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड था, तो उसके एक्सियल पॉइंट पे, मतलब एक सर्कुलर लूप थी, तो उसके एक्सियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इतना था, दिस इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम बाइसेक्टर वाला मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो where the x distance from the dipole, if we replace p by m and mu by 1/epsilon 0 in the above equation, we obtain the result b,
for a point in a plan of a loop at the distance x from the center. ओके, पॉइंट प्लान ऑफ द लूप पे एक डिस्टेंस पॉइंट होगा एट सेंटर, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा? तो सिंपली वी आर रिप्लेसिंग ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे 1 अपन एप्सिलॉन को म्यू 0 से रिप्लेस किया, तो म्यू 0 अपन 4 पाई m by x क्यूब, मतलब सिमिलर इक्वेशन से फिर दोनों को चेक करना है कैसे। तो जो रोल वहां पे डाइपोल करती है वही रोल यहाँ पे मैग्नेटिक लूप कर, एक सर्कुलर लूप करती है। So the result obtained above can be shown to apply any planar loop. A planar current loop is equivalent to the magnetic dipole of the dipole moment. So M is equal to I into A. Vector M is equal to I vector A, which is an analogy of a dipole moment P. Okay, वो किसको analogy से? तो dipole moment P को analogy से. Note, however, the fundamental difference: the electrical dipole is built of two elementary units, charges of electrical monopoles. ओके, बट जो डायपोल क्रिएट होती है वो दो अलग अलग चार्जेस होते हैं, बट इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, बट एट टू डिफरेंट प्लेसेस। द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, द मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट। मतलब देखो, प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज सेपरेटली एग्जिस्ट करता है। ओके, ऐसा नहीं कि हर बार आपको जरूरी नहीं कि प्लस और माइनस एक साथ हो। चार्जेस के केस में, फर्स्ट चैप्टर के केस में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल मोनोपोल्स होते हैं। मोनोपोल्स मतलब कोई सिंगल वैल्यू, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, दीज आर द सिंगल वैल्यूज। एंड प्लस क्यू चार्ज अलग से मिल जाएगा, माइनस क्यू चार्ज भी अलग से मिल जाएगा, बट यू कांट गेट अ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। मतलब क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो उसमें प्लस और मतलब एन और एस एक साथ ही होते हैं हमेशा। ऐसा कभी कोई मैग्नेट आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें खाली एन हो या खाली एस हो। ऐसा मोनोपोल, ऐसा मैग्नेट बना ही नहीं दुनिया में। अगर मैग्नेट आएगा तो उसके दोनों पोल्स एक साथ ही आएंगे, जैसे कि नॉर्थ और साउथ एक साथ ही आएंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ मैग्नेट विथ हैविंग ओनली सिंगल मोनोपोल। इम्पॉसिबल, दिखेगा ही नहीं कहीं पे। नॉर्थ और साउथ एक साथ ही होंगे उसमें। So that magnetic monopoles are not known to exist. So we have shown that the current loop produces a magnetic field and behaves like a magnetic dipole at a large distances. मतलब कि जो करंट लूप होती है वो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करती है, ओके, और बहुत लंबे डिस्टेंसेस पे, लार्ज डिस्टेंसेस पे इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे एक केस लिया था, व्हाट इज आवर केस? सो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। उस केस के लिए इट बिकम्स अ मैग्नेटिक मोनोपोल, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, so conditions याद रखना। And second is subject to the torque like a magnetic needle. This leads to the ampere to suggest that all the magnetism is due to circular currents. मतलब इस चीज के, और वो क्या करती है, एक टॉर्क अप्लाई करती है, क्योंकि उस पे दो पोल्स हैं, वो मोनोपोल में, वो डाइपोल है, so which has two poles। तो अगर दो पोल्स होंगे तो वो हमेशा क्या करेगी, मैग्नेटिक मूवमेंट्स करेगी हमेशा। so it will behave like a magnetic needle। so this leads to suggest that all the magnetism is due to circular currents। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है आसपास के एरिया में, वो किस वजह से होता है? तो सर्कुलर करंट्स के कारण होता है। हमें पता है ना, अगर हम किसी सर्किट में से करंट पास कर रहे हैं तो वी गेट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई वायर में से करंट पास कर रहे हैं तो उसके आसपास के एरिया में हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से होता है? तो सर्कुलेटिंग करंट्स के कारण होता है। दिस सीम्स टू बी पार्शली ट्रू एंड नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैव बीन सीन सो फार। ओके, मतलब ये, मतलब कुछ हद तक सही है ये। एंड मैग्नेटिक मोमेंट मोनोपोल अभी तक कभी भी नहीं मिला। However, the elementary particles such as electrons or protons can carry a intrinsic magnetic moment not accounted by circulating currents। बट फिर भी और एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि जैसे कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन से, तो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स, तो उन्होंने में मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसाइड द मटेरियल होते हैं और वो भी मैग्नेटिक मूवमेंट कैरी करते हैं इनसाइड द मटेरियल। ओके, और वो किसी सर्कुलर लूप के कारण नहीं होता, क्योंकि only current only electron can't find a circular loop, but still there is a magnetic field। so you can understand from this second theory कि magnetic dipole movement of revolving electron। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम फिगर कि कोई एक न्यूक्लियस है, कोई एक एटम है, उसके जो उसका जो न्यूक्लियस है उसमें जेडी पार्टिकल्स है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z इंटू है, मतलब कि चार्ज इन इट्स न्यूक्लियस इज Z इंटू ई। जेड ई क्यों होगा?
तो जो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो वहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ओके। और चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओनली प्रोटॉन, ओके, इनसाइड द न्यूक्लियस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीट एटम, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इनसाइड जो न्यूक्लियस जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन्स के कारण होगा। और अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है, ओके, तो उसके अंदर Z प्रोटॉन्स होंगे, तो Z प्रोटॉन है तो प्लस Z ही उसका न्यूक्लियस का चार्ज हो गया। अब मतलब टोटल चार्ज जो हो गया वो न्यूक्लियस का प्लस Z ही है, इतना चार्ज है। और इस चार्ज के अराउंड r रेडियस पे एक इलेक्ट्रॉन है विच इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। तो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सो व्हाट इज इट्स करंट? तो इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज E is equal to 1.6 into 10 to minus 90 coulomb performs a uniform circular motion around the stationary heavy nucleus of charge Ze. ओके, अब ये सारा बोर मॉडल वगैरह से लिया गया है ये सब चीजें। सो उसमें एक था कि बोर मॉडल की फर्स्ट ही जो टर्म थी उसमें था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है। ये फर्स्ट उसका था। एक्चुअली इसको बाद में फिर उन्होंने वॉइड कर दिया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पाथ हमेशा सर्कुलर ऐसा जरूरी नहीं होता। So this constitutes a current I, where I is equal to nothing but I is equal to charge upon time. Okay, so current is nothing but charge upon time. So charge is what we need to understand, only outer charge, not inside charge. So we are going to deal with only outer charge. So I is nothing but E by T. Now T is nothing but the time period of revolution. तो ये वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको कैपिटल टी कहा जाता है। ओके, अब वन रिवोल्यूशन, जब कोई ऑब्जेक्ट वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है सर्कुलर पाथ पर, तब वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ इट्स सर्कमफरेंस। तो अगर कोई भी आपके पास सर्कुलर पाथ है तो उसका सर्कमफरेंस कितना होता है? तो 2 पाई r होता है, ओके, एंड लेट इट्स वेलोसिटी इज v। Okay, so you know the formula of velocity. Velocity is nothing but distance upon time. Velocity क्या होता है? Velocity is nothing but distance upon क्या होता है? Time. So from here velocity is nothing but, यहाँ पे velocity से क्या होता है? Distance कितना होगा? तो 2 pi r, ये distance है यहाँ पे, 2 pi r, ये डिस्टेंस है, डिवाइड बाय उसका टाइम कितना है? इतना डिस्टेंस कवर नहीं करने के लिए उसको कैपिटल टी टाइम लग रहा है। So what is the value of capital T? So capital T is nothing but 2 pi r upon v. V is nothing but velocity of electron which is revolving in a circular path here. Okay, so from this you can understand this equation. अब ये T की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। Now, so you can understand V is orbital speed of electron. So then T is equal to 2 pi r by V हो जाएगा। Substitution the equation into the this equation. अब इस इक्वेशन को अब जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो we'll get, अब ये V न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, which will go into the numerator here because T डिनोमिनेटर में है, so we'll get here I is equal to EV upon 2 pi r. I is nothing but E into V upon 2 pi r. So there will be a magnetic moment usually denoted by mu into L, mu L sorry, and associated with this circular current. तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी? तो अभी हमने देखा मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला था क्या था? What is the formula of magnetic moment? So it is nothing but m is equal to I into A, where A is the area of circular path. So यहाँ पे I तो है और A कितना होगा? Pi r square. Okay, so now we are going to replace all these values. तो I की वैल्यू क्या है हमारे पास? EV upon 2 pi r. So EV by 2 pi r, ओके, इनटू एरिया कितना होगा वहां पे सर्कुलर लूप का? पाई आर स्क्वायर. So this pi and this pi cancel, this r and this r will be cancelled. Okay, so you'll get here EV r by 2.
So the magnetic moment will be EVR upon 2. Okay, so this will be magnetic moment. Now again, so the direction of magnetic moment is into the plan of the paper. Okay, so direction of magnetic moment is कहाँ पे होगी? तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, जो एरिया की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी. अब एरिया कहाँ पे होगा? तो जो एरिया होगा प्लान का या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा. अब प्लान का एरिया हमने नीचे लिया तो उन्होंने भी डायरेक्शन कहाँ पे ली है? नीचे ली है प्लान ऑफ पेपर. So you can see from here the cross दिया है, which means the direction of magnetic movement is inside the paper. The direction of a magnetic movement is into the paper of equation. This follows from the right hand rule discussed earlier and fact that the negative charge electron is moving anti-clockwise leading to the clockwise current. देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है और करंट जो होता है वो क्लॉकवाइज फॉर्म होता है. इसीलिए ये जो डायरेक्शन है ये आपको इनसाइड मिल रही है, इट इज नॉट आउटसाइड. एक्चुअली अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता, दैट मींस कि प्रोटॉन होता, तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड होती. बट जो बिकॉज ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन योर डायरेक्शन इज इनवर्ड डायरेक्शन. अब हम इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय m करेंगे. ओके, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी विल मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. So this is mvr upon e upon 2m. So mvr is nothing but it is a momentum, angular momentum. It is called as a angular momentum of a electron. अगर कोई ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से which is having a m electron is having m weight, m mass, and which is moving with the speed of v, so it will have an angular momentum. Okay, but it is not moving in a straight path, it is moving on a angular path. So it has angular momentum and angular momentum is represented by L. So mvr, जो angular momentum था वो आपने चैप्टर 7 फिजिक्स में 11th में चैप्टर 7 में पढ़ा था कि अगर कोई r रेडियस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है कि जिसका मास m है and which is moving with the speed of v, so it will have an angular moment of mvr. ओके, ये उसके एंगुलर मोमेंटम होती है. सो विल रिप्लेस इट बाय एल. सो आपका जो डायरेक्शन होगी आपके मैग्नेटिक मूवमेंट की वो आपके एंगुलर मूवमेंट के डायरेक्शन है. सो एल इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन अबाउट द सेंट्रल न्यूक्लियस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सो वेक्टरली, तो इसे वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? तो म्यू एल इज इक्वल टू माइनस आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, so minus e by 2 me into vector l. So your angular momentum is in the direction of vector l, but actually opposite to the direction of vector l. Negative sign indicates that the angular momentum of electron is opposite to the magnetic momentum. So जो angular momentum होता है आपका इलेक्ट्रॉन का वो magnetic moment के opposite होता है. Okay, that's why this sign indicates that. So instead of electron, if we had taken a particle with charge plus q, the angular momentum and the magnetic moment would be in the same direction. So I already told you that if you are positive particle, then angular momentum and your magnetic dipole moment will be in the same direction. So that the ratio becomes, so we'll take the ratio of magnetic moment and angular momentum, it will become e by 2m. So this is called a gyromagnetic ratio. ये जो e by 2m का ratio होता है, which is called as a gyromagnetic ratio, and it is nothing but mu by L. So mu is your magnetic moment and L is your angular momentum. So and its value is 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg. So you can find from this equation, you will replace E by 1.6 into 10 raised to minus 19 divided by 2 and m with 9.1 into 10 raised to minus 31. So while replacing these values, you will get the answer 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg for electron, which has been verified by experiment. So which also has been verified by experiment. And in the chapter of atoms, you will learn this formula of angular momentum is nothing but NH over 2 pi. So any particle which is moving on a circular path around the nucleus is always lies in that particular path only where its multiplication with h pi is in natural numbers, natural integer number, then only that part the electron can move. तो ये जो एक फॉर्मूला होता बोहर मॉडल का, बोहर hypothesized that the angular momentum assumes the discrete set of values. Discrete values होती है like 1 2 3 4 ऐसे ही discrete values, continuous नहीं होती कि 1 से 1.1 1.2 1.3
रिवर्स, ऐसे नहीं, जो पास होंगे उसमें नंबर होगा उनका, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ऐसे स्टेट्स होगी उसमें. Okay, and only electron can only move in that particular states only where it is having a proper energy of that path. मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि वो एक तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, सेकंड ऑर्बिट में होगा, थर्ड ऑर्बिट में होगा, जहां पे उसकी जितनी एनर्जी, उस एनर्जी के इक्विवेलेंट उसी पाथ में हो जाएगा. और वो पाथ जो होगा वो कैसे सिलेक्ट करेगा, वो उसी पाथ में जाएगा जहां पे h/2π का जो मल्टीप्लीकेशन है उस पाथ के नंबर का, वो h/2π के मल्टीप्लीकेशन में हो, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का उस पाथ के h/2π के मल्टीप्लीकेशन के साथ मिलता हो, उसी पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है. तो ओके, इस इक्वेशन को हम लोग चैप्टर एटम जो चैप्टर है उसमें डीप में पढ़ेंगे. So n is natural number, so n is nothing but 1, 2, 3 up to n. So h is constant, named Planck constant, okay, which has a value 6.626 into 10 to minus 34 joule into second. The condition of discriminant is called the Bohr's quantization condition. This is nothing but the quantization of path or electron path. So we'll discuss in a chapter 12. Our aim is here to use its calculate the elementary dipole moment. So now our electron is in its first orbit. So we'll take n equals to 1. So we'll replace L by h/2π because we want to find out its value. So that we will replace angular momentum L with nh/2π where n equals to 1. So we'll replace L with h/2π. So this will be our formula E upon 2m था, and then यहाँ पे E/2m था, and we will replace L with h/2π. It will become 4π. So E is nothing but 1.6 into 10 to minus 19. Yeah, this is minimum dipole moment because of first orbit. ये first orbit के लिए उसकी magnetic dipole moment है. So minimum magnetic dipole moment of electron. So it is h into E into h upon 4π me. So 1.6 into 10 to minus 19 into h equals to 6.63 into 10 to minus 34. 4 pi equals to 3.13 and me equals to 9.11 into 10 to minus 31. So you will get here 9.27 into 10 to minus 24 ampere meter square angular dipole, magnetic dipole moment. Means stands for minimum. This is called the Bohr magnetron. और ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू, इसे बोहर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है. This is the value of magnetic dipole moment and it is for first orbit and it is of minimum value. और second orbit की value ले रहे हो तो just multiply 2 with that value. थर्ड मैग्नेट्यूड की ले रहे हो तो 3, 4, 5. आप ये बोहर मैग्नेट्रॉन जो यूनिट है ना, ये आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, एक डी ब्लॉक वाला चैप्टर आएगा, DNF ब्लॉक वाला, तो वहां पे आपको मैग्नेटिक मूवमेंट्स वगैरह सब फाइंड आउट करना होता है. So you'll get understanding of this value on that on that chapter where you need to find out whether the substance or we can't say substance, whether the compound is a magnetic compound or will show magnetic movement or not. वो आपको फाइंड करना होता है. अगर उसमें जो यूनिट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हुए उसके ऑर्बिट्स में तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हुए, तो दे आर नॉट गोइंग टू शो यू मैग्नेटिक मूवमेंट. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इन केमिस्ट्री. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो. अंडरस्टैंड? सो एनी डाउट्स इन दिस कंसेप्ट for magnetic dipole moment of revolving electron? It's quite easy. You just need to deal with the formulas only, and at some steps you need to add something else, like you need to add here mass, then again go for next step, you need to add here 4 pi and all these things. Okay, you just need to do very simple things. So here electron is an elementary particle and it does not have axis to spin around like top or over the earth. So nevertheless, it does possess this intrinsic magnetic moment. The microscopic root of a magnetism in iron and other materials can be traced back to this intrinsic spin magnetic moments. Okay, ये जो spin होता है ना, इलेक्ट्रॉन का spin, उन सब डिसाइड करने के लिए it is very useful for you. So any doubts in this theory? No, sir. Okay, this theory is completely based on your previous theories, like was एक लूप वाली theory and then कुछ chapter 7 जो physics का था
11th में उसके कुछ कंसेप्ट है, कुछ मैग्नेटिक, कुछ एटम वगैरह के कंसेप्ट है. So just need to understand with the formulas only. Now the next topic is moving coil galvanometer. गैल्वेनोमीटर नाम तो आपने सुना होगा. These are the last 2 pages of our chapter. So chapter we are going to finish. कब स्टार्ट किया था ये चैप्टर? किसी को आइडिया? शायद 8 या 9 लास्ट वीक चालू किया था ना. तो ऐसे अगर चलेगा तो अच्छा है. अंडरस्टैंड तो हो रहा है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फास्ट हो रहा है, ऐसा कुछ समझ में आना चाहिए. और मैं वीडियो इसीलिए रखता हूँ कि एनी स्टेप जब आप कुछ पढ़ रहे हो और आपको कोई डाउट आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज में वापस पढ़ाओ. इससे बेटर है आप वीडियो में जाके उसी लिंक पे क्लिक कर दो, यू विल गेट द बेटर आइडिया. आप वापस वीडियो देख लो तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा वापस. नाउ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. अब गैल्वेनोमीटर जो होता है which is used to understand for understanding a current, whether current is present or not. It is used for noting the presence of current. Actually, moving current. There are several types of galvanometer. Okay, but here we are only dealing with the moving coil galvanometer. Currents and voltages in the circuit have discussed extensively in the chapter 3. But how do we measure them? Okay, पर उनको कैसे मेजर करेंगे? How do we claim that the current in the circuit is 1.5 ampere or a voltage drop across the resistor is 1.2 ampere? Okay, हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इतना है या करंट इतना है? So figure shows the exhibits figure 4.24 exhibits a very useful instrument for this purpose. The moving coil galvanometer MCG. It is device whose principle can be understood on the basis of our discussion in chapter section 4.10. अभी 4.10 में जो एक सेक्शन था आपका, क्या था वो? फोर्स वाला जो सेक्शन था ना, कि डायपोल मोमेंट, सॉरी, दो आपके एरियाज होंगे. एक लूप थी, लूप के एक साइड और दूसरे साइड पे दो कपल फोर्स लगेंगे. इसकी वजह से जो आपकी लूप थी वो टॉर्क लगेगा उस पर, और टॉर्क के कारण वो क्या करेगी? मूवमेंट करेगी. दैट फोर्स दैट कंसेप्ट इज यूज्ड एट हियर. यहाँ पे हमें क्या करना है? एक्चुअली ये जो थियरी ये आपको पढ़ने में भी और प्रैक्टिकल्स भी इसके. But I don't think so कि this year your practical exam will be carried out. और आपके JEE और नीट की एग्जाम आई थिंक 4 टाइम्स होने वाली शायद. पता चला आपको न्यूज? कैसे सर? यस सर. आपकी जो JEE और नीट की एग्जाम्स है ना, साल में 4 बार ली जाएगी. लाइक जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून ऐसे. सर फेब से तो पहली एग्जाम तो फेब से चालू होगी ना? नहीं, अभी वो जनवरी से कुछ चालू करने वाले हैं. मतलब वो इस साल के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए आई डोंट नो, बट 4 बार लेने वाले. नीट और JEE दो. इसी साल है सर. इसी साल है ना, तो फेब से चालू होगी. फेब, मार्च, अप्रैल, मई. मार्च अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल में, ऐसे 4 मंथ में. तो अच्छा है ना. हाँ, इसी साल से. तो सर चारों देने की ऐसा 4 चांसेस अगर कोई एग्जाम के लिए मिल रहे हैं तो बहुत. क्योंकि क्या होता है कभी कभी, जस्ट ओके सर. किसका आवाज आ रहा है? ओके. So galvanometer consists of the coil with many turns, free to rotate about fixed axis in a uniform radial magnetic field. तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? एक कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, फ्री टू रोटेट, और इजीली रोटेट कर सकती है उसके फिक्स एक्सिस पे. एक्सिस फिक्स होती है, उस एक्सिस पे वो रोटेट कर सकती है इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियल होता है, मतलब कि उसके सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड. गैल्वेनोमीटर के जो लूप होती है, गैल्वेनोमीटर की लूप, उस लूप में, मतलब मैग्नेटिक लूप में आपने मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होता है उसमें. उस मैग्नेटिक फील्ड में आप एक लूप को रखने वाले हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस लूप पे टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क के कारण वो रोटेट करती है. जितना करंट फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग उस पे टॉर्क लगेगा. क्योंकि हमने टॉर्क का इक्वेशन देखा था. टॉर्क का इक्वेशन क्या है? टाउ इज इक्वल टू NIAB. तो N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स. अब A और B कांस्टेंट है यहाँ पे. A एरिया ऑफ द लूप है
और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने फिक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है। तो ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज हियर करंट। इतनी चीजें कांस्टेंट है, तो आपका सिर्फ करंट चेंज होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि हम यूज ही करंट को मेजर करने के लिए कर रहे हैं। इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, करंट को मेजर करने। अब करंट कम आएगा तो कम मूवमेंट होगी, करंट ज्यादा आएगा तो ज्यादा मूवमेंट होगी। सो इट्स टॉर्क इज टोटली डिपेंड्स ऑन करंट। So where the symbol have their usual meaning। अब यहाँ पे sin थीटा भी आता है, बट हम लूप को ऐसे सेट करने वाले हैं कि उसका लूप का जो एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल 90 बनेगा, जिससे sin थीटा इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। So we are not considering here sin थीटा, so we will only deal with the torque। ओके, अब कैसा होता है कि आपने स्प्रिंग को देखा होगा, तो स्प्रिंग को आप जितना खींचोगे तो वो क्या है, वो एक सेल्फ फोर्स डिजाइन करती है। जितना आप उसको बाहर से खींचोगे उतना ही अंदर से खींचने वाला एक फोर्स उसमें डिजाइन हो जाता है। ओके, तो रीएस्टैब्लिशिंग फोर्स होता है वो। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, अगर आप टॉर्क प्रोवाइड करो, अगर करंट फ्लो होने के कारण टॉर्क क्रिएट होगा, तो उसको रीएस्टैब्लिश करने वाला एक दूसरा फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, जिससे आपके लूप के एक पॉइंट पे स्टेबल हो जाती है। जो इंडिकेटर होता है गैल्वेनोमीटर का, ओके, वो एक पॉइंट पे स्टेबल हो जाता है। So magnetic torque NIAB tends to rotate the coil. A spring SP provides a counter torque K phi। ओके, जैसे ये मैग्नेटिक टॉर्क होगा तो ऐसा नहीं कि एक बार रोटेट होने के बाद वहीं पे रह जाए आपकी इंडिकेटर, तो उसको वापस भी लाना होगा ना उसके रियल पोजीशन पे जब करंट जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए उसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट की होती है जो उसको क्या करती है, री रोटेट करती है, मतलब कि उसका काउंटर टॉर्क क्रिएट करती है। हम उसे क्या बोलेंगे, काउंटर टॉर्क। Okay, spring SP provides a counter torque K phi that balances the magnetic torque NIAB। जो किसको बैलेंस करेंगे, तो जो भी करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक टॉर्क उस कॉइल पे लगा है और उसके वजह से वो जितना रोटेट करेगी उतना ही काउंटर टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। ओके, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई मतलब क्या है, कितने एंगल पे रोटेट हुई है। लाइक अगर इसको बताना हो सिंगल फिगर में, तो ऐसे सपोज की ऐसा कोई इंडिकेटर है, ओके, और आपकी जो लूप थी वो पहले जब तक करंट नहीं फ्लो रहा तो उसका इंडिकेशन यहाँ पे होगा। अब सपोज करंट फ्लो होने के कारण वो यहाँ पे आ गई, तो इट रोटेटेड लाइक हियर, इतना एंगल उसने रोटेट किया है तो टॉर्क के कारण। ओके, तो उसको वापस भी लाना पड़ेगा उतना ही। तो ये जो काउंटर टॉर्क है, तो काउंटर टॉर्क इज नथिंग बट K phi। और K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आप टॉर्क स्प्रिंग यूज कर रहे हो तो आप कौन से टाइप की स्प्रिंग यूज कर रहे हो, तो उसके डिफाइन करने वाला एक पैरामीटर होता है K phi। K डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्प्रिंग। ओके, और phi क्या है, तो एंगल है, कितना एंगल उसने ट्रांजिशन किया है, डिफ्लेक्शन, यहाँ पे उसको डिफ्लेक्शन कहा जाता है। So provides a counter torque K phi that balances the magnetic torque। जो किसको बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक टॉर्क को। So you can write here K phi is equal to NIAB in equilibrium। क्योंकि ये जो मतलब ऐसा नहीं कि करंट के कारण ये जो आपका इंडिकेटर ये घूमते रहना चाहिए, वो एक जगह पे स्टेबल होना चाहिए। वो कहाँ पे स्टेबल होगा, जहां पे ये दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, where it can be stable। Okay, so the K is torsional constant of the spring। Okay, torsional constant ये spring constant कहा जाता है। The restoring torque per unit twist is given by the deflection phi is indicated by, so K is nothing but restoring torque per unit डिफ्लेक्शन और यूनिट ट्विस्ट कह सकते हो आप उसको, मतलब ये फाई को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आओगे। नाउ द डिफ्लेक्शन फाई इज इंडिकेटेड ऑन अ स्केल बाय अ पॉइंटर अटैच्ड टू द स्प्रिंग। तो डिफ्लेक्शन जो होता है वो पॉइंटर जो अटैच होता है, ये पॉइंटर है, ओके, उससे हमें पता चलेगा कि वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, सो वी हैव फाई इज इक्वल टू, अब ये के को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो NAB अपॉन के, एंड आई यहाँ पे साइड में ले लेंगे। क्यों आपने आई को साइड में ले लिया, क्योंकि जो भी डिफ्लेक्शन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आई होगा, क्योंकि ये तो के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो स्प्रिंग आपने जो रख दी उसका कांस्टेंट भी फिक्स हो जाएगा। ओके, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है लूप के, वो भी फिक्स है, एरिया ऑफ द लूप फिक्स है, आप एरिया कम ज्यादा नहीं करने वाले हो। मैग्नेटिक फील्ड आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि आपने एक नॉर्मल मैग्नेट सॉफ्ट मैग्नेट वहां पे रख दिया है जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने वाला है। ना आप मैग्नेट बदलने वाले तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा, ना आप लूप का एरिया चेंज करने वाले तो वहां पे एरिया भी चेंज नहीं होगा। आप नंबर ऑफ टर्न्स भी आपने फिक्स कर दिए, और के स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, आप स्प्रिंग चेंज करोगे तो के चेंज होगा, बट स्प्रिंग आपने फिक्स कर दी तो के भी फिक्स हो जाएगा। तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर है, कौन, करंट। तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा, करंट कम है तो डिफ्लेक्शन कम, करंट ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। दैट मींस
phi is directly proportional to I हो जाएगा यहाँ पे, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपका जो phi होगा वो proportional to I हो जाएगा simply. So the quantity in the brackets is a constant for the given galvanometer. देखो from figure you can fix, देखो ये N और S है तो ये फिक्स मैग्नेट है जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा. दिस इज योर लूप और ये यहाँ पे नीचे ये स्प्रिंग है, पाइवोटेड है वो लूप, किसी एक फिक्स पॉइंट पे उसने आपको एक स्प्रिंग पाइवोट की है, उसके ऊपर आपने कॉइल पाइवोट कर दी, ये कॉइल, और कॉइल हमेशा ऐसे होगी कि जिसके कारण आपका कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहे. एंड दिस इज योर परमानेंट मैग्नेट एंड दिस इज योर पॉइंटर, एंड ये आपका स्केल है जहाँ पे आप डिफ्लेक्शन नोट करोगे. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल है. देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है रेडियस के डायरेक्शन में, वो आउट भी उस वैसे ही हो रहा है, जैसे इनवर्ड जाएगा वैसे ही आउटवर्ड होगा वो. ओके, सो galvanometer can be used as a number of way. It can be used to detect the check if current is flowing in circuit or not. Galvanometer का सबसे पहला यूज होता है to know the current is flowing in the circuit or not. So to detect, we have come across this uses of Wheatstone bridge arrangement. और ये हमने देखा था Wheatstone ब्रिज में, देखा था कि उसके सेंटर लाइन में हम लोग गैल्वेनोमीटर रखते थे, और अगर गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो है दैट मींस सर्किट इज बैलेंस्ड, तो हम जो बीच वाला गैल्वेनोमीटर उसको जीरो कर देते, क्योंकि करंट ही जीरो हो जाता था तो डिफ्लेक्शन उसका जीरो पे आ जाता था. ओके, इन दिस यूजेस द न्यूट्रल पोजीशन ऑफ अ पॉइंटर, दैट मींस no current through the galvanometer is in the middle of the scale and not at the left end of the section. मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में दोनों एंड पे रीडिंग होते हैं आपके, एक सेंटर में होता है और सेंटर से इस साइड और इस साइड दोनों साइड रीडिंग होता है, जो शो करता है कि करंट आपका इस साइड फ्लो हो रहा है, इस साइड फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट के लिए भी दो डायरेक्शन होगा, एक तो आगे जाएगा एक तो पीछे जाएगा, इसलिए. ओके, galvanometer cannot such be used as an ammeter to measure the value of current in a given circuit. So therefore two reasons. अब ये जो दो चीजें हम ये कल पढ़ने वाले हैं. Okay, today we are not going to discuss. We'll discuss it एक साथ, क्योंकि ये टॉपिक दिखने में इजी है लेकिन थोड़ा बड़ा है. यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई, it is enough. Now tomorrow we are going to discuss with the uses of galvanometer, whether it is how can we use galvanometer as a ammeter or how can we use galvanometer as a voltmeter.